शशांक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उधर ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वो अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है जहां पर उसको अपॉइंटमेंट किया गया है। वो इंडिया जाने के लिए उत्साहित है क्योंकि पूरे 4 साल बाद भाई इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में बैठ करके अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने मम्मी पापा को भी याद करता है। अपने दादा दादी से शशांक को कुछ ज़्यादा ही लगाव था क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती थी, हर एक बात मानती थी। शशांक को वो दिन आज भी याद है जब उसकी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से थप्पड़ भी खा लिया था। उसके दादाजी प्रहलाद और दादी नीलम अपने पोते को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। जब शशांक विदेश जा रहा था तो हफ्ते भर से दादी के तो आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि घर में एक शशांक ही था जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती हैं, बेटा शशांक तुम विदेश पढ़ने के लिए चले जाओगे तो मुझे तो इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर बनकर जब आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का ही इलाज करना। शशांक भी अपने दादा दादी के गले लग जाता है और कहता है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बनकर आऊँगा और दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूँगा। आप चिंता मत करना दादी। शशांक विदेश चला जाता है और विदेश में 4 साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वो इंडिया वापस आ रहा है, वो भी दिल्ली के एक नामी गिरामी अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर प्रहलाद जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए पास के ही सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी नीलम को लेकर दिखाने के लिए चले जाते हैं। 10 रुपये का पर्चा कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर प्रहलाद जी को देखने के बाद कहता है कि आपकी शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाहर दुकान से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ जो सस्ती भी है, आप आराम से खरीद लेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर प्रहलाद जी को अच्छी तरह से जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरह से परिचित है। प्रहलाद जी डॉक्टर का धन्यवाद कहते हैं और दवाइयों का पर्चा लेकर बाहर से दवाइयाँ ले लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ऑटो का इंतज़ार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए नीलम जी कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से ही उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। नीलम जी ऑटो को हाथ देती हैं और उसमें बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। ऑटो में बैठते ही झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही प्रहलाद जी अपनी पत्नी नीलम से कहते हैं, याद है नीलम, तुम्हें बारिश कितनी पसंद है। अरे हर बारिश में तुम 1 से 2 बार जरूर भीगती थी, लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो बारिश से डर लगता है कहीं भीग के बीमार ना पड़ जाए। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है, लेकिन उनके घर के पास वाली गली बहुत ही सकरी थी जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकता था, उन्हें पैदल ही आना पड़ेगा। इसीलिए दोनों लोग अपने घर के बाहर वाली गली में ही उतर जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी लेकिन घर भी पहुँचना है। नीलम जी अपने पति की दवाइयों को एक पॉलीथीन में लेकर अपने साड़ी के पल्लू से छुपा लेती हैं, कहीं भीग ना जाए, और अपने पति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती हैं, कहीं उनके पति फिसल कर ना गिर जाएं। इसलिए वह अपने पति का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चली आ रही हैं। घर के बाहर वाले कमरे में बैठी बहू दूर से ही अपने सास ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेती है और अपने पति पवन को बुलाते हुए कहती है,
देखो, इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारे मम्मी पापा इश्क फरमा रहे हैं। दोनों लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले आ रहे हैं। अरे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इतना बुढ़ापा आ गया है, मोहल्ले के 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पवन भी आंखें तरेरता हुआ कहता है, आने दो, आज मम्मी पापा को देखता हूँ, अच्छी तरह से समझा दूंगा। इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी। बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, शर्म नहीं आती। लेकिन वो दोनों ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इसके फरमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा देने के लिए पकड़े हैं, कहीं बारिश में कोई फिसल कर न गिर जाए। जैसे ही नीलम जी और प्रहलाद जी घर पर आते हैं, बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? घर में बहुएं आ गई हैं, नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पूरे मोहल्ले में बड़ी शान से चले आ रहे हो। नीलम जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी का हाथ इसलिए पकड़ा था कहीं वो फिसल कर गिर ना जाए। तुम्हें तो पता है पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक पैर ठीक नहीं हुआ था। और बेटा मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार में लेकर के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कह करके नीलम जी अपने गीले कपड़ों को बदलने चली जाती हैं और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती हैं कि आप भी कपड़ों को बदल लीजिए। प्रहलाद जी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए उन्होंने उस काम को छोड़ दिया है। उनमें इस उम्र में अब चलना फिरना नहीं बनता और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। पवन ने भी अपने पिताजी के ही बिजनेस को अपनाया था। ट्रांसपोर्ट में प्रहलाद जी की अच्छी खासी पहचान थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लाइन में लगवा लिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। प्रहलाद जी के पास जितने भी जमा पूंजी थी उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी, और भी पैसे कमाए थे वो घर बनवाने में खर्च कर अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ रखे थे। अब जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें दवाइयों के लिए छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और बेटे बहू को 150 देने में भी आफत आ जाती है। बहू अपने लिए 5000 की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर माँ बाप के ऊपर 500 भी खर्च हो जाए तो बहू घर में कलह कर देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्चे बढ़ाते रहते हो ना, तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन नीलम पवन से कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे माँ बाप से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो इनके खर्चे उठाओ, ऊपर से बुढ़ा बीमार रहता है, तो अब सास भी कोई काम नहीं करा पाती हैं, पूरा दिन अपने पति की तीमारदारी करती रहती हैं। मेरे बस का नहीं है कि बुढ़ा बुढ़ी को बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर नहीं रख सकती हूँ, मेरे ये किसी काम नहीं है, घर में बैठे बैठे खर्चे की भी बढ़ाते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर पैसे खर्च करना फालतू ही है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। कहता है तुम चिंता मत करो नीलम, हफ्ते 10 दिन में ही इन लोगों को घर से निकालने का इंतज़ाम करता हूँ। 10 दिन बाद पवन अपने माता पिता से कहता है कि मैंने दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से बात की है और सोचा है आपको उधर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँ। आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगा तो आप ठीक हो जाओगे। बहू भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है सही कह रहे हो, पापा को एक बार दिल्ली में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रहलाद जी नीलम जी अपने बेटे बहू की इतनी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गया। वो तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है, तो दिल्ली कैसे ले जा रहा है। नीलम जी कहती हैं बेटा
तुम अपने पिताजी को इतनी दूर तक दिखाने ले जाओगे? इससे अच्छा है तुम पास के ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, तो वो ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? मैंने अपने एक मित्र से बात की है, वो दिल्ली के एक बड़े से हॉस्पिटल में काम करता है। उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊँगा। मैंने उससे सारी बात कर ली है, बस आप कल चलने की तैयारी कर लो, परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। आप अपने 1-2 जोड़ी कपड़े भी लेकर के चलना, क्योंकि उधर 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। पवन की बातें सुन करके नीलम जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधर गया है। उसे अपने माता पिता की चिंता होने लगी है, इसीलिए वो अपने पिता को दिखाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वो भी खुश होकर के अपने और अपने पति के बैग को लगा लेती है और दूसरे दिन ही प्रहलाद जी, नीलम जी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। पवन नीलम जी और प्रहलाद जी को दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल के सामने लेकर आते हैं। उस अस्पताल को देखकर नीलम जी की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे, इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारी नर्सें घूम रही हैं। पवन अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठते हैं। इतना कहकर पवन और उसकी पत्नी उधर से निकल जाते हैं। नीलम जी और प्रहलाद जी अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगते हैं कि बेटा कब आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएगा। लेकिन इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए, ना ही तो बहू वापस आई और ना ही बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। वो तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू उन्हें दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को दिल्ली में छोड़ने के लिए लाए हैं। माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें दिल्ली छोड़ करके चले गए। नीलम जी अस्पताल के बाहर ही घबराए से चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती रहती है। लोगों से पूछती रहती है कि उन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा क्या, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कौन किसको जानता है। प्रहलाद जी को शक होने लगता है कि उनके बेटे बहू उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया है। बेसहारा कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। नीलम जी को जब पता चलता है कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, तो वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और सोचती हैं, कैसी किस्मत पाई है हमने, पूरी ज़िंदगी इतने संघर्षों में निकाली है और अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है, और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात नीलम जी रोती रोती गुजार देती हैं। सुबह होते ही पास के ही ढाबे से वो अपने पति के लिए और अपने लिए 1-1 कप चाय लाती हैं। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का खर्चा भी चला सके। 2-4 दिन वह उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाते हैं और जितने पैसे होते हैं उससे थोड़ा बहुत खा पी करके अपना गुजारा कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजारा करें। जिस ढाबे से नीलम जी चाय और नाश्ता लेकर आती हैं, वह उसी ढाबे वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, कोई काम हो तो मुझे दे देना, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कुछ काम कर लूँगी तो खाने के लिए पैसे निकाल दूँगी। ढाबे वाला व्यक्ति कहता है, माता जी, आप चाहे तो मेरे ढाबे के बर्तन धो सकती हैं, उसके बदले में मैं आप दोनों को कुछ पैसे दे दूंगा और साथ में सुबह शाम चाय भी दे दूंगा। अब नीलम जी क्या करती, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास। किसी तरह से अपना और अपने पति का गुजारा करने लगती हैं। शशांक भी दिल्ली में आ चुका है। आज उसका दिल्ली के नामी गिरामी हॉस्पिटल में पहला दिन है। वो होटल से तैयार होकर के अस्पताल के लिए निकल पड़ता है।
पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वो अपनी कार में बैठ कर के जाने लगता है तो देखता है कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उस पर ऐसे लग रहा है जैसे उसकी दादी हो और पास में ही छड़ी लिए दादाजी बैठे हों। लेकिन फिर आगे को चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे, वो भी चाय की टपरी पर। लेकिन उसका मन नहीं मानता है। शशांक दोबारा से अपनी कार को वापस घुमाता है और उस चाय की टपरी के पास आता है और जैसे ही उधर आता है तो वो देख करके दंग रह जाता है कि अरे ये तो सच में उसके दादा दादी ही हैं और दादी चाय के बर्तन धुल रही हैं। दादाजी उधर ही एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज़ देता हूँ, दादी आप इधर क्या कर रही हो? जैसे ही दादी मुझे देखती हैं बर्तनों को छोड़कर मेरे पास आ जाती हैं और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी इधर बर्तन क्यों धुल रही हैं और मेरे दादा दादी इधर अकेले क्यों हैं। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ, दादी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप बताओ क्या बात है, आप इधर क्या कर रही हो, इधर कैसे आई हो? दादी रोते रोते अपनी सारी आप बीती मुझे बताती हैं। मैं सुनकर दंग रह जाता हूँ। अपने मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। दादाजी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे हैं और खांस रहे हैं। मुझसे दादाजी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता है। हफ्ते भर में वो अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब दादा दादी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ। दादा दादी को अभी मैं घर लेकर नहीं जाता हूँ। जैसे ही घर पहुँचता हूँ मम्मी पापा मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से दादा दादी जी के बारे में पूछता हूँ कि वो किधर हैं, तो मम्मी झूठ बोल देती हैं कि वो दोनों बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चले गए हैं, बता के भी नहीं गए हैं। मैं मम्मी के दोहरे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि मेरी मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए, आप लोगों को मैं विदेश घुमाने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए उनको घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकलकर दादा दादी के पास आ गया। पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरा दिन मम्मी पापा इंतज़ार कराने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझसे लिपट कर आकर रोने लगती है। बेटा तुम हम दोनों को छोड़ कर के कहाँ चले गए थे? मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी और तुम्हारे पापा तो कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे कम से कम बता करके तो जाते, कहाँ जा रहे हो? मुझे इधर अकेला छोड़ करके चले गए। अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर शशांक कहता है, क्यों माँ, जब आपने दादा दादी को अकेला छोड़ा था तब सोचो उनको कैसा लगा होगा, और आप तो कभी उनको वापस लेने की भी नहीं गए। आपको तो पता ही नहीं है वो कहाँ हैं, कैसे हैं भी या नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा के तो पसीने की छूट गए। मम्मी पापा सकपका कर जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए मैंने आपको छोड़ दिया तो आपको कितना बुरा लगा। क्या क्या सोच लिया आपने, और आपने तो दादा दादी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। सोचो अगर ऐसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करता तो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता तो आपको कैसा लगता। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। तभी शशांक अपने दादा दादी को मम्मी पापा के सामने लेकर आ जाता है। अपने माँ बाबूजी को सामने देख करके पवन उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबूजी मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे ही बेटे ने ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है।
अब आप मुझे घर ले चलो, आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। प्रहलाद जी और नीलम जी अपने बेटे को माफ़ कर देते हैं और सभी लोग हंसी खुशी फिर से गांव में आकर रहने लगते हैं। शशांक भी खुश है कि उसके मम्मी पापा सुधर गए हैं और दादी बाबा को अच्छी तरह से रखेंगे। वो अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह से समझा देता है कि अब दादी दादा के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।